ये बताओ, पाठशाला तक पहुंच गए? तो आगे चलना है अभी तो। नसीराबाद हो गई क्या? हो गई ना नसीराबाद? हाँ। हाँ, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? 1857 की क्रांति। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाना है। 1857 की क्रांति। ये देखो, ये हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। ये पूरा का पूरा अपने को सॉल्व करना है। सारी की सारी चीजें अपन कल पढ़ चुके हैं। 2 मिनट में हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है। रेडी है ना सारे लोग? चलिए देखो एक बार। सबसे मेन बात है कि सबसे पहले हमने उच्च पद पढ़े थे। और राजस्थान के कितने टाइप की व्यवस्था बताई थी मैंने? दो। एक तो कैसी व्यवस्था थी? शांति। और एक कैसी व्यवस्था थी? प्रशासनिक। अच्छा चलो बताओ, शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन सा विभाग करता था? राजपूताना रेजिडेंसी। कौन सा विभाग करता था? राजपूताना रेजिडेंसी। और इसकी व्यवस्था कौन करता था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। ये मुख्यालय है। अच्छा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मुख्यालय कहाँ था? हेडक्वार्टर आगरा। ये पहले मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में। और दिल्ली से उठाकर कहाँ ले आए? अजमेर में ट्रांसफर कब किया था? 1832 में। सबसे बड़ा अधिकारी कौन माना गया? एजीजी। और पहला एजीजी कौन था भाई? मिस्टर लॉकेट। पहला एजीजी कौन था? और क्रांति के समय एजीजी कौन था? फ्रेडरिक लॉरेंस। कितने मुख्यालय थे इसके? दो मुख्यालय थे। अगर हम बात करें, पहले मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। लेकिन ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ था? माउंट आबू। माउंट आबू में था। अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है तात्कालिक कारण बताओ। क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ब्राउनवेस राइफल्स के स्थान पे कौन सी राइफल्स थी? एनफील्ड राइफल, जिनका निर्माण कैसे? गाय और सुअर की चर्बी से। मुझे बताओ, क्रांति की योजना बनी थी, तो क्रांति की योजना कहां बनाई गई थी? कहां बनाई गई थी? लंदन में। कितने लोग बनाने गए थे? दो। पहले का नाम अजीमुल्लाह खां और दूसरे का नाम राणोजी बापू। डेट क्या फिक्स की गई है? 31 मई। डेट क्या फिक्स की गई? अच्छा, भारत में क्रांति की योजना स्थल कौन सा है? बिठूर गांव, कानपुर, यूपी। प्रतीक कितने बताए गए? दो। कमल का फूल और कौन सा है? ये हमारे तथ्य हैं। अच्छा ये बताइए, 31 मई को क्रांति स्टार्ट हुई थी क्या भारत में? कब स्टार्ट हुई है? 10 मई 1857। कहां से हुई है? इसकी सूचना राजस्थान कब पहुंची है? 19 मई को। 19 मई को कहां पहुंची थी? माउंट आबू। कहां पहुंची थी? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? नसीराबाद। और नसीराबाद में कब हुई थी? 28 मई 1857। ये इसका विद्रोह का समय है। अच्छा, यहां विद्रोह करने वाली सैन्य टुकड़ी कितनी थी? दो। 15वीं एनआई और। अच्छा, कब हुआ था यहाँ विद्रोह? 28 मई 1857। नेतृत्व करता कौन था? बख्तावर सिंह। यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रिचार्ड। कितने अंग्रेज मारे गए यहाँ? दो। पहला कौन सा? न्यूबरी। दूसरा कौन सा? स्पॉटिश वुड। घायल कितने हुए थे? दो। मेजर हार्डी और मेजर लॉक। यहाँ अंग्रेजों की वफादार रहने वाली सैन्य टुकड़ी कौन सी थी? बंबई लांसर्स। यहाँ दमन किसने किया था? मेरवाड़ा लांसर्स ने। किसने दमन किया था? यहाँ के सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? 18 जून 1857। अच्छा, सबसे मजबूत राजस्थान की छावनी कौन सी है? कब बनाई गई है? 1818 में। किसने बनाई है? डेविड ऑक्टर लोनी ने। किसने बनाई है? डेविड डॉक्टर लोनी ने। ये राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो गई है। अब मैंने आपको बताया था राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी थी क्रांति के दौरान? 6। कैसे याद करोगे? ए नी ना ब्याह देख। सैन्य टुकड़ी कितनी थी? 4। पहली बताई थी मेरवाड़ा बटालियन। कब बनाई गई वो? 1822 में। हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? ब्यावर में। दूसरी कौन सी थी? जोधपुर लीजन। कब बनाई गई है? हेडक्वार्टर कहां बनाया? एरनपुरा।
तीसरी कौन सी थी? शेखावाटी ब्रिगेड। कब बनाई गई है? 1835। हेडक्वार्टर कहाँ था? झुंझुनू। चौथी कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। कब बनाई गई? 1841। हेडक्वार्टर कहाँ था? खैरवाड़ा। कहाँ था? खैरवाड़ा। मैंने आपको राजा और पीए भी याद करवाए सारे के सारे। ये हमारा पूरा का पूरा मैटर है जो हमने कल तक पढ़ा था। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो दूसरा विद्रोह पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे जो है। यहां आपको मुझे बताओ, नसीराबाद में विद्रोह का कारण क्या मानोगे आप? हथियारों को क्या कर लिया था? अच्छा, अजमेर में तोप खाने की सुरक्षा के लिए कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? 15वीं एनआई, जिसका ट्रांसफर अजमेर से कहां कर दिया था? नसीराबाद। ये विद्रोह का कारण है। अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड स्टेप आएगा हमारा, वो सेकंड स्टेप आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है नीमच छावनी। नीमच में विद्रोह हुआ है, तो नीमच में विद्रोह का अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे, देखो। नीमच विद्रोह पढ़ेंगे हम। नीमच विद्रोह, और नीमच विद्रोह हम पढ़ेंगे तो नीमच विद्रोह को देखिए आप। नीमच को लेकर हमारे दो तथ्य हैं। पहला तो यह है कि नीमच वर्तमान में कहां है। मैंने आपको लिखवा भी रखी है बातें। नीमच वर्तमान में कहां है? एमपी में। कि ये वर्तमान में कहां है? तो ये वर्तमान में तो है एमपी में। मध्य प्रदेश का हिस्सा है। लेकिन बात करें क्रांति के समय, तो क्रांति के समय कहां थी? मेवाड़। क्रांति के समय ये हिस्सा था मेवाड़ में। मेवाड़। अब हमें यह पता है कि मेवाड़ के राजा का अधिकार रहेगा भाई, यहां कंट्रोल पावर मेवाड़ के राजा को दी जाएगी। तो पहली बात है, एरिनपुरा में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। इस समय मेवाड़ का शासक, और आप ध्यान रखना क्रांति के समय मेवाड़ के राजा का क्या नाम था? स्वरूप सिंह। क्रांति के समय मेवाड़ का राजा कौन था? स्वरूप सिंह। इसके बाद दूसरा जो तथ्य आता है वो आता है कि मेवाड़ का पीए कौन था? मेजर सावर्स। इसके बाद एक घटना आती है, नीमच का सैन्य अधिकारी। नीमच में कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो नीमच की जिम्मेदारी संभाल रहा था? तो अंग्रेज अधिकारी। कि नीमच में सैन्य अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसके बाद ये बात आती है, यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन था? यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन था जिसने नेतृत्व किया? फिर बात आती है यहाँ विद्रोह कब हुआ? ये विद्रोह का समय बताइए, क्रांति में विद्रोह कब हुआ? एक आता है यहाँ मारे गए कौन थे? मारे गए अंग्रेज कौन थे? मारे गए अंग्रेज। अब ये कंडीशन अपने को बनानी है। अब यहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको लॉजिक जानना है। जैसे मैंने आपके कहा था कि नसीराबाद में विद्रोह का कारण क्या था? सैनिकों के हथियार जब्त कर लिए। एक तो माइंड में उनके पहले से ही शक है, अजमेर से उन्हें कहां भेजा गया है? नसीराबाद। तो वो चीज तो चली रही है। अब ऐसे टाइम पर भी आप और एक एक्शन लोगे तो वो उसको कंफर्म कर देता है। हथियार भी जब्त कर लिए, हथियार जब्त करने के कारण वहां विद्रोह हुआ था। नीमच में जस्ट एक और घटनाक्रम है जिसके कारण नीमच में सैनिक विद्रोह हुआ है। बताया जाता है नीमच को लेकर कि नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था इनका, और नीमच के अंग्रेज अधिकारी का नाम था एबोट। नीमच के अंग्रेज अधिकारी का नाम था एबोट, और कहीं कहीं इसे कहते हैं एबोट, अबोट या एबोट। ये अंग्रेज अधिकारी है। सूचना क्या है? हमारे एजीजी कौन था राजस्थान का? पैड्रिक लॉरेंस। एजीजी पैड्रिक लॉरेंस ने एबोट को आदेश दिया। एबोट, नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है नसीराबाद के रिजल्ट आपको नीमच में देखने को मिलेंगे। तो नीमच बहुत दूर नहीं है विद्रोह के लिए, उसमें भी विद्रोह होगा। इसलिए एबोट, मेरी एक सबसे अच्छी सलाह यह है कि आपको यहां इंतजाम करने हैं विद्रोह को रोकने के लिए। और वो कैसे होगा? तो देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने धर्म का बड़ा पक्का होता है। तो आपको क्या करना है? वोट, आप 3 ग्रुप बनाइए। एक साइड में अपनी छावनी में बैठाइए हिंदुओं को, एक ग्रुप में बैठाइए मुस्लिमों को, और एक ग्रुप में बैठाइए अगर अंग्रेज हैं तो उनको। और आप सामने मंच पे खड़े हो जाइए, और ये सबको, हिंदू हैं तो उन्हें हाथ में दे दो गीता, मुस्लिम है तो इन्हें हाथ में दे दो कुरान, और जो अंग्रेज हैं तो उनको हाथ में दे दो बाइबल।
और ये धार्मिक ग्रंथ दे दो, क्योंकि इनकी ये झूठी कसम नहीं खाते, और इन्हें शपथ दिलवाओ वफादारी की। और पहले आपको शपथ लेनी है। तो ये इसने तीनों को अलग अलग इकट्ठा किया। हिंदू के हाथ में गीता दे दी, मुस्लिमों के हाथ में कुरान दे दी, और अंग्रेजों के हाथ में बाइबल। यहां खड़ा होकर एबोट ये शपथ लेता है कि आज हम मेरे अनुसार और मेरे अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। पहली शपथ मैं लूंगा कि मैं अंग्रेज अपने धार्मिक ग्रंथ बाइबल की शपथ लेता हूं, इसकी कसम खाता हूं कि मैं अंग्रेजों का जीते जी वफादार रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, उनके साथ कोई गद्दारी कोई विद्रोह नहीं करूंगा। पहली शपथ खुद ने स्टार्ट की है। उसने कहा सारे लोग, आप भी, ये अंग्रेज ये शपथ को लेंगे इस वफादारी की, तो इन्होंने तो ले लिए, तो अंग्रेज ही थे। अब हिंदू और मुस्लिम अपने अपने धार्मिक ग्रंथों पे हाथ रखकर ये कसम खाइए, ये प्रण लीजिए, और आज ये शपथ लेंगे कि आप अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। जब गीता और कुरान की शपथ के लिए कहा गया, तो बताते हैं कि इनके बात समझ में नहीं आई कि ये इतना बड़ा डिसीजन लिया क्यों जा रहा है। मतलब अंग्रेजों को हम पर इतना विश्वास नहीं है, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए हमें गीता और कुरान की कसम खानी पड़ेगी। तो ये बताते हैं कि जो मुस्लिम थे, इनमें एक व्यक्ति खड़ा हो गया, मेहराब खान। इनमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मेहराब खान, और मेहराब खान ने खड़े होकर कहा, यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो हम तुम पर विश्वास कैसे करें? तुमने अवध के साथ जो किया है वो हम सब जानते हैं। आपने वादा करके वादा तोड़ दिया। आप खुद वादा करते हो, वादों को तोड़ देते हैं। तुम अपनी शपथ पे कभी नहीं रहते, अपने वादों पे कभी नहीं रहते, तो हम तुम पर विश्वास क्यों करें? और फिर तुम्हारे लिए हम क्यों वफादारी की कसम खाएं? तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारी सेवा लेना बंद कर दो। लेकिन मैं मेहराब खान आपके लिए कुरान की कसम नहीं खाऊंगा। आप सबके कामों से सबसे ऊपर बढ़कर हमारा कुरान है, इससे ऊपर कुछ नहीं। इसके लिए आपके लिए इसकी कसम खाई, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है एक धार्मिक ग्रंथ को बीच में लाए, इसलिए मैं इसकी कसम नहीं खाऊंगा। और सारे मुस्लिमों को भड़का देता है कि अंग्रेजों की वफादारी के लिए आपको कुरान की कसम खानी पड़ेगी। आपका ईमान ऐसा है कि आपको कुरान को अंग्रेजों के लिए लाना पड़ेगा बीच में, इसका हम कसम नहीं खाएंगे। तो मुस्लिम इसका विद्रोह कर देते हैं। इधर से हीरा सिंह था हिंदुओं में से, वो खड़ा हुआ और उसने भी अपने हिंदुओं को भड़का दिया कि हम इनकी कसम नहीं खाएंगे। और ये बताते हैं दोनों के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम भड़क जाते हैं। विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह हुआ है लगभग 3 जून 1857 को। तो नीमच में विद्रोह कब होगा भाई? 3 जून 1857। कितने लोगों के नेतृत्व में? दो। कौन कौन है ये? अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि बताइए कि ये मोहम्मद अली बेग है, ये मोहम्मद अली बेग है, मोहम्मद अली बेग नाम है इसका। अब ये बात आती है कि इस दौरान जब इन्होंने शपथ ली, तो ये ध्यान रखना है, शपथ को लेकर इन्होंने विद्रोह कर दिया 3 जून 1857 को। अब दो नेतृत्वकर्ता हो गए, मोहम्मद अली बेग और दूसरा कौन है? हीरा सिंह। कंडीशन क्या है? सामने कौन खड़ा है? एबॉट। सामने कौन है? एबॉट। लेकिन इन्होंने जब विद्रोह किया, तो विद्रोह के दौरान अंग्रेज इन्हें रोकने आए, तो इन दोनों ने कहा सेम वही लाइन, भवानी खून मांगती है इसलिए इसको खून चढ़ाना होगा। तो यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था सार्जेंट, और सार्जेंट नाम का अंग्रेज अधिकारी ने रोकने आया, इसकी इन्होंने हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। अब पुलिस कर्मचारी क्या करते हैं? इनको घेर कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मिक्स हो रहे थे, और मारना इतनी जल्दी इनको मारना सही नहीं है, कंट्रोल वैसे हो जाए। तो हवाई फायर कर रहे थे बार बार डराने के लिए। तो एक कर्मचारी हवाई फायर करने के लिए बंदूक ऊपर उठाया, लेकिन वो ऊपर की वजह नीचे ही चल गई। तो एक पुलिस कर्मचारी की गोली से एक अन्य अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, ब्लेयर। तो ये भूल जाते थे किसको मारना है, किसी को ही मार देते थे पहले। तो सार्जेंट मरा और एक अंग्रेज अधिकारी कौन सा मर गया? ब्लेयर। इन्होंने पूरी छावनी को भयानक रूप से लूटा है, बहुत जोरदार तरीके से लूटा, कुछ नहीं छोड़ा यहां। और इस छावनी में 40 अंग्रेज थे, जिनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और ये सारे के सारे 40 थे। और ये इनके लूटपाट के दौरान चोरी छिपे नीमच से भाग गए जान बचाकर। इनमें इतना खौफ है क्रांतिकारियों का, अगर पता नहीं क्रांतिकारी कब आ जाए और कब हत्या कर दो, डरते हुए सहमे हुए ये चुपचाप निकल गए। अब ये सीधे भाग रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं, ये ऐसे लहक, देखिए, तो ये जा रहे हैं। और इन्होंने एक गांव मिला इनको, जंगल क्रॉस करते डुंगला गांव, और डुंगला गांव है चित्तौड़गढ़ में। और डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में जाकर ये बताते हैं, ये जाकर रुके, और वहां एक व्यक्ति से इन्होंने मदद मांगी, और अंग्रेजों को देखकर उस व्यक्ति ने शरण दी, जिसका नाम था रूंगाराम किसान। और रूंगाराम किसान के यहाँ इन्होंने डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में इन्होंने शरण ली। क्रांतिकारियों ने छावनी को भयानक रूप से लूटा,
सबको अधिकार कर लिया। 40 अंग्रेज भाग गए और 40 अंग्रेजों ने भागकर कहां शरण ली है? डुंगला गांव में। और किसके यहां शरण ली है? रूंगाराम किसान के यहां। अब जैसे पता चला एजीजी को कि हमारे 40 अंग्रेजों का जीवन संकट में है, तो तुरंत उन्होंने आदेश दिया स्वरूप सिंह को, स्वरूप सिंह जी आप मेवाड़ के राणा हैं, हमारे लोगों को बचाओ। स्वरूप सिंह ने तुरंत आदेश दिया पीए को, मेजर सावर्स को, मेजर सावर्स आप पूरी सेना ले जाइए और अंग्रेजों को बचाइए। तो मेजर सावर्स इन्हें बचाने आया था। मेजर सावर्स डुंगला गांव में इन्हें बचाने आया, लेकिन मैंने आपको कल सामंत लिखाए थे कि ठिकानेदार सलूमर का, कोठारिया का, उनमें एक सामंत लिखाया था कि वे सामंत जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो कितने थे? 2। एक बेतला का बख्त सिंह और कुशलगढ़ का हमीर सिंह। और ये बताते मेजर सावर्स इन्हें छुड़ाने आया था, रिहा करवाने आया, तो इसके साथ बेतला का वक्त सिंह साथ आया था सामंत। मेजर सावर्स के साथ बेतला का बख्त सिंह भी साथ आया और ये बताते हैं दोनों ने मिलकर इनको रिहा करवाया। ये इतने डरे हुए थे इनके साथ भी जाने के लिए तैयार, मेजर सावर्स को ही नहीं पहचान रहे थे कि साहब ये भी वहीं ले जाएगा, मैं मरवा देगा। इतने डरे हुए थे तो इन्हें ले जाया गया और ले जाकर एक झील है पिछोला। कहां है बताओ ये पिछोला झील? और पिछोला झील के बीचों बीच एक महल बना हुआ है, जग मंदिर। कौन सा महल है? और जग मंदिर महल में इन्होंने बीच झील के बीच में इन्हें शरण दी, इन्हें छिपा कर रखा और यहाँ बॉडीगार्ड नियुक्त किया था इनका गोकुल चंद मेहता की आज के बाद आपको डरना नहीं है, यहां तक क्रांतिकारी नहीं पहुंच सकते। ये पूरा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है इनका। अभी सैनिकों का सीक्वेंस हम पढ़ेंगे कि सैनिकों ने क्या किया। हम केवल अभी विद्रोह वाली स्थिति पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा नीमच अभी कहां है भाई? पहले कहां था? तो मेवाड़ का राजा कौन? मेवाड़ का पीए कौन? अंग्रेज अधिकारी कौन था? काय की कसम खाओ, काय की कसम खाओ, किसके वफादार रहेंगे? विद्रोह किसने कर दिया? साथ में कौन आ गया? विद्रोह कब हुआ है? कितने अंग्रेज भागे? कौन सा अधिकारी मरा? दूसरा कौन सा मरा? कितने अंग्रेज भागे? कहां जाकर रुके? किसके यहां शरण ली है? गांव कौन सा है भाई? रिहा करवाने कौन आया? साथ में कौन आया? कहां ले गए इन्हें शरण देने? तो कहां शरण दी थी इनको? जग मंदिर में। जग मंदिर कहां है? कहां है जग मंदिर? जग मंदिर पिछोला झील में इनको शरण दी गई है। इसका भी ध्यान रखना, ये जो विद्रोह है 3 जून से लेकर 6 जून 1857 तक रहा है। ये 3-4 दिन जरूर चला है, लेकिन 3-4 दिन में नसीराबाद से ज्यादा विस्तार इसका है। और नसीराबाद से ज्यादा विस्तार इसलिए इसमें कुछ नई चीजें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। वो नई चीजें याद करनी है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि नई चीज ही पूछी जा रही है, सर्च ही नई चीज की जा रही है पेपरों के लिए, वो नई चीज याद करनी है। तो अब मुझे बताओ डेट क्या याद करोगे आप? अच्छा, नेतृत्वकर्ता कौन याद करोगे? मोहम्मद अली वेग और हीरा सिंह, एक हिंदू और एक मुस्लिम है। अच्छा, मारे गए अंग्रेज कितने थे? 2। पहला कौन सा मारा गया था? सार्जेंट। और दूसरा कौन सा मारा गया? ब्लेयर। कौन सा मारा गया था? अब नेतृत्व करता है मोहम्मद अली वेग और दूसरे का नाम क्या था भाई? हीरा सिंह। रीजन पता है आपको? नीमच में विद्रोह क्यों किया सैनिकों ने? क्यों किया था बताओ? वफादारी की शपथ खिलवाना। विद्रोह का समय क्या है भाई? 3 जून 1857। और आपको ध्यान रखना है मारे गए पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? सार्जेंट। कौन सा बताओ? सार्जेंट। लेकिन पुलिस कर्मचारी गोली से अन्य मरने वाला अधिकारी कौन था? ब्लेयर। ये भी आप ध्यान रखना है, पुलिस कर्मचारी की गोली से ये गलती से मरा था। तो पहले लोग गलती से भी मर जाते थे, देखो गोली से मरा अंग्रेज। हाँ, नहीं कल तो हार्ट अटैक से मरा था, कर्नल पेनी स्टोर रूम में मरा था। दो यहां गलती से मर गया। ये लोगों को बता रहा था कि तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें इधर साइड में जाना है, और जैसे साइड बता रहा था तुरंत मर गया। ये देखो विलियर। पहले आप इसको बनाएंगे, इसके बाद 40 वाला को पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये साइड बता रहा था इधर जाओ, लोकेशन इधर आ रही है भागने की। लोकेशन तो रह गई लेकिन ये नहीं रहा, आज भी वही है लोकेशन, तो डुंगला गांव आज भी वही है, लेकिन ये दुनिया में नहीं रहा।
हाँ बिल्कुल। यहां से भागे 40 अंग्रेजों ने शरण ली। रूंदा राम किसान के यहाँ। इसे रूंगा राम भी कह देते हैं और रूंदा राम दोनों ही कह देते हैं। 40 अंग्रेजों को रिहा करवाया है मेजर सावर्स ने। मेजर सावर्स के साथ कौन सा सामंत आया था? भक्त सिंह। मेजर सावर्स ने और बेदला के सामंत भक्त सिंह ने भक्त सिंह ने और इन्हें शरण दी। पिछोला में। और बताते हैं इनका किलेदार नियुक्त किया था गोकुल चंद मेहता को। इनका किलेदार बनाया था। इनका ये मान लीजिए बॉडीगार्ड नियुक्त किया था। अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गोकुल चंद मेहता को। गोकुल चंद मेहता को इन्हें नियुक्त किया है।
अवध में हुआ था। पूरे भारत की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसे कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया था। उस समय राजा थे बाजिद अली। तो बाजिद अली की मृत्यु होती है तो उनकी बेगम थी हजरत महल। हजरत महल से वो कहकर गए थे कि अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया है। पहले एक नियम था राज्य हड़प की नीति के तहत, जिसका राजा बुजुर्ग हो जाता है या उसका बेटा छोटा होता है तो अंग्रेज उसे हड़प लेते थे। जबकि अंग्रेजों से इन्होंने संधि की थी, हम सारी शक्ति आपको देते हैं और इसीलिए आप में हमारी रियासत को मत हड़पना। इन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया अंग्रेजों ने। और दूसरी बात, जितने अंग्रेजों के पास सैनिक थे भारतीय, सबसे ज्यादा लखनऊ के थे, अवध के ही थे। लेकिन जैसे बाजिद अली की बीमार होता है, अंग्रेजों ने उसको हड़प लिया बहाना लगा के कि कमजोर राजा, बेटा छोटा है, ब्रिटिश कादिर। तब वो मरते हैं तो मरते टाइम अपनी बेगम हजरत महल को कह के गए थे कि तू वादा कर कि इस लड़ाई को जारी रखेगी, अंग्रेजों ने वादा तोड़ा है तो हम ऐसी आसानी से बद नहीं देंगे। तब बेगम हजरत महल महिला पहली है जो क्रांति में हथियार उठाती है पहले। हाँ, राज्य कुशासन का आरोप लगा के हड़पी गई पूरे भारत की पहली रियासत 1856 में अंग्रेजों द्वारा। तो वादा तोड़ा गया था उसमें अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक ही अंग्रेजों के पास अवध के ही थे। अवध सबसे वफादार रियासत थी उनकी, उनका राजा बाजिद अली। लेकिन उसके साथ ही धोखा कर दिया इन्होंने। इसलिए इसका रीजन दिया था मोहम्मद अली बेग ने कि तुमने कौन से वादे अपने पूरे किए हैं। चले आगे। तो एक भक्त सिंह, ऐसा मैंने आपको दो सामंत ऐसे लिखाए थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये मेजर सावर्स पीए और इनके साथ वेदला का सामंत सिंह है। और इन 40 अंग्रेजों को शरण दी है जग मंदिर पिछोला झील में। और इनका किलेदार नियुक्त किया है गोकुल चंद मेहता को 3 जून को। अच्छा, गिरफ्तार किसको? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया, ये यहाँ छिपे हुए हैं, इन्होंने शरण लिए, गांव में छिपे हुए हैं बचने के लिए, जान बचा, तो यहाँ से रिहा करवा के लाए थे इनको, मुक्त करवाया था। आएगा आगे। अब हमें दो प्रोसेस पढ़नी है। एक साइड में मैं अंग्रेजों को वहां भेज दिया है, तो एक साइड में तो मैं सैनिकों को लेकर जाना नीमच से कि सैनिक कहां गए, और एक साइड में सैनिकों का पीछा करवाना कि सैनिकों का पीछा किसने किया है। बन गया क्या, बताओ मुझे एक बार। तो नीमच विद्रोह कब हुआ है भाई? 3 जून 1857 को। राजा कौन थे उस समय? स्वरूप सिंह। पीए कौन है? मेजर सावर्स। अंग्रेज अधिकारी कौन है? नेतृत्वकर्ता कौन है? मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह। कब की बात है? 3 जून 1857। मरा कौन है? यहां से कितने अंग्रेज भागे, कहां जाकर छिपते हैं? इन्हें रिहा किसने करवाया? मेजर सावर्स, बेदला के सामंत सिंह। और मुझे बताइए कहां कहां शरण दी गई है इनको, और इनका किलेदार किसको बनाया गया? गोकुलचंद मेहता को। अब देखो इसमें आगे क्या है। आप मान लीजिए नीमच के जो सैनिक हैं, ये नीमच के सैनिक हैं, और नीमच के सैनिक, मुझे बताओ सारे लोगों को कहां जाना है विद्रोह करने के बाद? दिल्ली। क्यों? सबको बहादुर शाह ने इनवाइट किया, दिल्ली लाल किले पे पहुंचना है। तो यहाँ के सैनिक दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। तो दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तो सबसे पहले ये पहुंचे दिल्ली की ओर जाते हुए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद ये पहुंचते हैं हमीरगढ़। हमीरगढ़ के बाद ये पहुंचते हैं बनेड़ा। बनेड़ा के बाद ये पहुंचते हैं निम्मा हेड़ा। ये इनका क्रम है, निम्मा हेड़ा। और निम्मा हेड़ा के बाद ये पहुंचते हैं सापरा। और सापरा के बाद ये पहुंचे थे देवली। ये क्रम हो गया। यानी आपसे पूछा जाता है कि नीमच के सैनिक दिल्ली जाते हुए कहां कहां गए थे, क्यों? इसका रीजन ये कि आने वाले टाइम में आपको क्रम पूछा जाएगा कि नीमच के सैनिक दिल्ली जाते हुए कहां कहां गए थे, किस रास्ते से कहां कहां क्रम से गए थे। तो चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा, निम्माहेड़ा, शाहपुरा, देवली। यहां एक बात ध्यान रखना, इनका पीछा, क्योंकि मेजर सावर्स ने कहा है कि इनका पीछा करेंगे और इनको सजा देंगे, तो इनका पीछा किया है मेजर सावर्स ने। तो इनका पीछा दो सेनाएं करती हैं, दो सेनाओं ने इनका पीछा किया। एक तो सेना थी मेवाड़ी, एक तो सेना ने पीछा किया इनका मेवाड़ी सेना ने, और एक पीछा किया इनका मारवाड़ी सेना ने। तो दो सेना इनका पीछा करती है कि मिलकर इनका दमन करेंगे। और जब इनका पीछा किया जा रहा था तो मेवाड़ी सेना का पीछा करते हुए, मेवाड़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पीए था मेवाड़ का मेजर सावर्स।
मेजर सावर साहब के पेपर में नहीं आएगा कि नीमच के सैनिकों को पीछा करने के लिए दौरान मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया है, मेजर सावर्स ने। वो नहीं आएगा क्योंकि सीधे मेवाड़ से आप कनेक्ट कर लोगे। आपसे पूछा जाएगा कि नीमच के सैनिकों का पीछा जब मारवाड़ी सेना कर रही थी तो मारवाड़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मारवाड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था हार्ड कैसल, एक अंग्रेज अधिकारी था, हार्ड कैसल ये नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों ने पीछा किया लेकिन ये तो वापस लौट गया क्योंकि इससे सफलता नहीं मिल रही थी। पीछा कंटिन्यू कौन कर रहा है, मेवाड़ी सेना कर रही, मेजर सावर्स। अब यहां से जब सैनिक जा रहे थे तो इन सैनिकों का चित्तौड़गढ़ में भी अच्छा क्रांतिकारियों का साथ दिया, हमीरगढ़ में साथ दिया, बनेड़ा में साथ दिया, निम्माहेड़ा में साथ दिया, और इन्होंने शरण ली थी। इन्होंने रेस्ट जो किया था वो शाहपुरा में किया था, और शाहपुरा का सामंत मैंने बताया था लक्ष्मण सिंह। यहां इन्होंने रेस्ट किया, यही इन्होंने नाश्ता वास्ता किया, पोए खा के यहां से निकले ये। तो पोए कहां खाए थे इन्होंने, सापरा में। और सापरा से पोए खा के देवली पहुंचे, और देवली में पहुंचते ही इनके साथ महिदपुर सैन्य टुकड़ी जो थी वो ऐड हो जाती है, मिल जाती है। महिदपुर सैनिक टुकड़ी इनसे मिल जाती है और देवली में इन्होंने कुछ समय टाइम स्पेंड करके आगे बढ़े हैं। देवली के सैनिकों को महिदपुर सैनिक टुकड़ी को लेकर दिल्ली गए हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि देवली में नीमच के सैनिकों से नई कौन सी सैनिक टुकड़ी ऐड हुई थी, महिदपुर सैनिक टुकड़ी। दोनों मिल गए, अब मिलकर दिल्ली जा रहे हैं। अब इनका पीछा कौन कर रहा है, मेजर सावर। अब मेजर सावर्स भी इसी मार्ग से आ रहा है। इसका राशन पानी खत्म हो गया, सैनिक थक गए हैं, तो सैनिकों के थकने के बाद इसने प्लानिंग की कि मेवाड़ के अधीन एक ठिकाना है सापरा, तुम सापरा के लक्ष्मण सिंह के यहां रेस्ट करेंगे। अच्छा नाम था सापरा के राज सामंत का, रेस्ट करेंगे और वहां से रसद सामग्री लेकर हम आगे बढ़ेंगे, खाना पीना लेकर। और जब ये मेवाड़ी सेना ने खबर पहुंचा दी तो लक्ष्मण सिंह तैयार था, और जैसे ही मेवाड़ी सेना आई इसने इसको मदद करने की बजाय दुर्ग के क्या कर लिए, गेट बंद कर। यही मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में लिखवा रखा है कि मेवाड़ी सेना जब सैनिकों का पीछा कर रही थी तो कौन से सामंत द्वारा मेवाड़ी सेना को देकर अपने दुर्ग के गेट बंद कर लिए गए, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह द्वारा। तो ये तथ्य है। इनका पीछा कितनी सेनाएं कर रही हैं, दो, एक मेवाड़ी और कौन सी है, मारवाड़ी। ये क्रम आपको ध्यान रखना, पहले कहां आए हैं, चित्तौड़गढ़ से, हमीरगढ़ से, बनेड़ा से, शाहपुरा से, अच्छा देवली। अच्छा मुझे बताइए गेट किसने बंद किए हैं, सैनिकों को नाश्ता किसने करवाया है, देवली में कौन सी सैनिक टुकड़ी ऐड हो गई, महिदपुर। सेना पीछा कितनी कर रही है, मेवाड़ी सेना का नेतृत्व है, मारवाड़ी सेना का नेतृत्व है। अब ये यहां से यूटर्न ले लेगा मेजर सावर, यूटर्न ले गया, और यूटर्न लेके कहां पहुंचेगा, नीमच। क्योंकि पहले अब नीमच को मुक्त करा लेते हैं, तो ये नीमच पहुंचा और नीमच में जाकर इन्होंने क्रांति का दमन किया है। सबसे मेन बात है, मेजर सावर्स ने क्रांति का दमन किया। तो आपसे पूछा जाएगा यदि इन्होंने दमन किया तो कब किया, तो नीमच में क्रांति का दमन हुआ है पूरी तरह से 6 जून को। 3 जून को क्रांति स्टार्ट हुई है और 6 जून को क्रांति का क्या कर दिया है, दमन। अब मुझे बताइए दो डेट आपको याद रखनी है, नीमच में विद्रोह कब हुआ है, 3 जून को। नीमच में विद्रोह का दमन कब हुआ है, 6 जून को। और किसने किया है, मेजर सावर्स। तो मेजर सावर्स ने नीमच के विद्रोह का दमन करने के लिए कौन कौन सी सैन्य टुकड़ी का सहयोग लिया था, कौन कौन सी सैनिक टुकड़ी इनके साथ थी। तो आप ध्यान रखना, इनकी इसको दमन करने के लिए कोटा की सेना, बूंदी की सेना और मेवाड़ी सेना। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेजर सावर्स ने कौन कौन सी सैन्य टुकड़ी के साथ मिलकर नीमच में विद्रोह का दमन किया है, तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ी। कितनी सेनाएं हो गई हैं, 2, 3 हो गई। अब बात आती है कि नीमच में इन तीनों सैन्य टुकड़ियों को नियुक्त कर दिया दमन करने के बाद, इन्हें नीमच की सुरक्षा में लगा दिया, लेकिन अंग्रेजों को इन पर विश्वास नहीं हुआ। इन्हें नियुक्त किया और तुरंत कुछ समय बाद फैसला लिया कि यहां से इन तीनों सैनिक टुकड़ियों को हटा दो। इन तीनों सैनिक टुकड़ियों को हटा दिया, और हटाने के बाद ये मानते कि इन पर यूरोप के डीसा से यूरोपियन सैनिक टुकड़ी बनाई अंग्रेजों की। डीसा से यूरोपियन सैनिक टुकड़ी को बुलाकर यहां नियुक्त किया कि अंग्रेजों को नियुक्त करो। एक इस सैनिक टुकड़ी को नियुक्त किया इन तीनों को हटाकर, और एक हम बात करेंगे और किसको नियुक्त किया है, तो यहां नियुक्त किया 12वीं बंबई लांसर्स को। 12वीं बंबई लांसर्स को नियुक्त करके नीमच की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब ये हमारे तथ्य यहां से आएंगे। तो नीमच के सैनिक हैं, महिदपुर से मिलकर देवली से दिल्ली पहुंचे। यहां क्रांति का दमन कब किया गया है भाई, कितनी सेनाएं मिलकर कर रही है, 3, कोटा, बूंदी, मेवाड़। इन तीनों सेनाओं को नीमच की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इनको हटाकर एक तो डीसा से कौन सी सैनिक टुकड़ी बुलाई है, यूरोपीय, और कौन सी नियुक्त कर दी है, 12वीं बंबई लांसर्स। क्रांतिकारियों के बीच में तो
रोष था और एक भ्रांति फैली हुई थी क्रांतिकारियों के बीच में, सैनिकों में, नीमच में, कि हमें जो खाना खिलाया जाता है और जो आटा यूज करती है सरकार, उस आटे में हड्डी का चूर्ण मिलाया जाता है हमारा जबरदस्ती धर्म भ्रष्ट करने के लिए। तो आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जाता है, जिसके कारण ये बताते हैं कि इस पूरी घटना के लिए, इस मुद्दे को दबाने के लिए सरकार ने, राजा ने एक व्यक्ति को भेजा था, सैनिकों का ही एक व्यक्ति था, उसे खरीद लिया, अर्जुन सिंह, कि तुझे पैसे देंगे, डबल सैलरी कर देंगे, तुझे तो हम कहें वैसे बोलना है। और अर्जुन सिंह को बोला, अर्जुन सिंह ने हड्डियों के चूर्ण वाली जो बात थी उसकी अब्बा को दूर किया। हड्डियों के चूर्ण की, सैनिकों के बीच में जाकर इन्होंने खाना खाकर हड्डियों के चूर्ण की अफवाह को दूर किया था, जो अंग्रेजों के या राजा के कहे अकॉर्डिंग करता है। तो अर्जुन सिंह ने अफवाह दूर की। और दूसरी बात, ऐसा कौन सा राजा था जिसने मेजर सावर्स के साथ इस दमन में पूरा भाग लिया? ऐसा कौन सा राजा था? वो सामंता भक्त सिंह। ऐसा कौन सी रियासत का राजा था इस पूरे विद्रोह में जिन्होंने स्वरूप सिंह को सपोर्ट किया था, साथ दिया, उसके साथ थे? तो वो थे डूंगरपुर के राजा उदय सिंह। इस छावनी के विद्रोह में कहां के राजा ने स्वरूप सिंह का, सावर्स का साथ दिया है? डूंगरपुर के राजा उदय सिंह ने। मैंने आपको क्रम राजाओं का लिखवा रखा है पूरा। तो ये हमारा कंडीशन बनेगी, दो सेना पीछा कर रही हैं, दमन हुआ है, ये दो सैन्य टुकड़ियां क्या की गई हैं? नियुक्त की गई। चले आगे। तो अच्छा, यहां क्या अफवाह फैली हुई थी? आटे में हड्डियों का क्या मिलाया जाता है? चून। इसको दूर करने के लिए किसको भेजा गया है? अर्जुन सिंह को इस पूरी अफवाह को दूर करने के लिए भेजा गया। और राजा कौन सा जिसने सहयोग किया था? डूंगरपुर का उदय सिंह। अब आपसे पूछे, मेजर साबर्स ने यहां विद्रोह का दमन किया तो कितनी सैनिक टुकड़ियों ने साथ दिया था? कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी और मेवाड़े। उन्हें हटाकर एक तो सैनिक टुकड़ी कौन सी नियुक्त की गई है? और एक कौन सी नियुक्त की गई है? 12वीं बंबई लांसर्स। यही आपको पढ़ना है, तो आप मेरे साथ बना लेंगे। नीमच के सैनिक दिल्ली जाते हुए क्रम से गुजरे व शरण ली। और ये आपका क्रम हो जाएगा। क्रम, क्रम से मतलब सबसे पहली बात आती है चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा, निम्बाहेड़ा, चित शापरा, देवली। मैंने आपको बताया था कि देवली में इनसे नई सैन्य टुकड़ी कौन सी मिली थी? महिदपुर। हाँ, ये क्रम था जाने का, मदद के लिए सामंतों ने इनवाइट किया था, सीधे नहीं जा सकते ना। हाँ, बॉर्डर पे पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, सामंतों से मदद लेने के लिए घूम कर गए थे, कौन कौन से सामंत से मदद मिल सकती है। सीधे रास्ते नहीं, इनके सामंतों को इंडिकेट किया था कौन कौन सा सामंत है जो मदद कर सकता है, इसलिए सामंतों के पास से गए थे। यहां आप ध्यान रखेंगे, नीमच के सैनिकों से, नीमच के सैनिकों से देवली में मिली सैन्य टुकड़ी। और कौन सी ऐसी सैन्य टुकड़ी थी जो मिली थी? कौन सी सैनिक टुकड़ी का नाम क्या बताया मैंने? महिदपुर सैन्य टुकड़ी। महिदपुर सैन्य टुकड़ी मिली। एक फिर आता है कि आपको बताना है भाई, नीमच के सैनिकों का पीछा कितनी सेनाएं कर रही थी? दो। सैनिकों का
पीछा करने वाली सैन्य टुकड़ियां टोंक में है। सैन्य टुकड़ी का नाम है, वैसे तो टोंक में ही बनाई गई थी। सैन्य टुकड़ियां कि इनका पीछा करने वाली सैन्य टुकड़ियां कौन कौन सी थी? तो दो सैनिक टुकड़ियां इनका पीछा करती हैं, एक तो मेवाड़ी सेना, ये मेजर सावर्स के नेतृत्व में, मेवाड़ी सेना मेजर सावर्स के नेतृत्व में। और एक कौन सी थी भाई? मारवाड़ी सेना। और मारवाड़ी सेना किसके नेतृत्व में? हार्ड कैसल, हार्ड कैसल के नेतृत्व में। हार्ड कैसल के नेतृत्व में। अब मुझे बताइए, सैनिकों का कौन से सामंत ने सैनिकों को सपोर्ट किया, शरण दी थी? छापरा के लक्ष्मण सिंह ने। और ऐसा कौन सा सामंत था जिसने मेवाड़ी सेना के लिए गेट बंद कर लिए? तो छापरा का लक्ष्मण सिंह। ये हमें कॉमन पढ़ना है। दूसरी बात ये आती है, हड्डियों के चूर्ण की अफवाह को दूर करने वाला व्यक्ति कौन था? अर्जुन सिंह। साथ देने वाला राजा कौन सा था? उदय सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह। तो यहां से अगर हम बात करेंगे इसको लेकर, छापरा सामंत लक्ष्मण सिंह, इसने सैनिकों को मदद की और शरण दी थी। एक तो ये, लेकिन इसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जब मेजर सावर्स के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना रसद सामग्री और मदद के लिए छापरा पहुंची, तो लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिया। दरवाजे बंद कर लिए। ये एक तरह से मान लीजिए, या एक चीज क्लियर है, राजा जो थे वो अंग्रेजों की वफादार थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और सामंतों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया है। और इस टाइप से बताते हैं कि जो तालमेल था वो राजा और सामंत के बीच में बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था इस दौरान, इस कंडीशन के दौरान, जिसके कारण बताते हैं सामंत पूरी पावर नहीं रखते थे, राजा पूरी पावर रखते थे, तो अंग्रेजों के साथ थे। जनता क्रांतिकारियों के साथ थी, लेकिन जनता राजा की ज्यादा सुनती थी, कुछ सामंतों की सुनते थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो ऐसे करके बिखरा बिखरा क्रांति का स्वरूप रहा है, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ है। नहीं तो 90 साल पहले हम आजाद हो जाते 1857 में। पर जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते, फिर प्रधानमंत्री कौन बनता आप बताओ? 1857 क्रांति में कौन बनता प्रधानमंत्री? उसका रीजन ये है कि बादशाहत कायम ही रहती, फिर से बादशाहत कायम रहती, बादशाह रहता है। अंग्रेजों की देन है कि बादशाहत खत्म हुई है पूरी तरह से। हाँ, रंगीला तो मर गया था, रंगीला तो मर गया था, और रंगीला का कार्यकाल है 1719 से 1748। ये रंगीला तो तभी था, ये तो मोहम्मद शाह जफर था, उर्दू की शायरी लिखता था। हाँ, रंगून भेज दिया था। उसका रीजन ये है, वो 20 सितंबर
1857 को दिल्ली जब पूरी तरह से क्रांतिकारियों के कंट्रोल में आ गई थी तो अंग्रेजों ने बहुत बड़ी फौज भेजी थी और बहुत बड़ी फौज ने जाकर निकलसन और हडसन के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोल दिया। इतनी तोपें दागी थी, लाल किला हिल गया था, अंग्रेजों ने इतनी तोपें दागी थी। और ये बता दें सारे सैनिक भाग गए, 82 साल का बुजुर्ग बहादुर साहब भाग ही नहीं पाया। भाई बुजुर्ग भी तो था, वहां बैठ कर सरेंडर कर दिया। लेकिन इसमें एक अंग्रेज अधिकारी मर गया था निकलसन, और दूसरा अंग्रेज अधिकारी हडसन बौखला गया कि इसने मेरे फ्रेंड की हत्या करवा दी है इस युद्ध में, इसको सजा देंगे। तो उसे सरेंडर करने के बाद हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया था और भूखा प्यासा रखा गया कि इसे पूरा फील करवाएंगे इसने क्या किया। बादशाह लेकर घूमता, बादशाह सरेंडर करके हमारा गुलाम है, और उसे भूखा प्यासा रखा गया। तो उसे कहा गया, बहादुर शाह ने कहा उनको, भाई मारना है तो एक ही झटके में किस्सा खत्म करो, ये भूखा प्यासा रखने की कहां से ट्रिक लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि तुझे फील करवाना, तू बादशाह नहीं है, तू सामान्य व्यक्ति है, अंग्रेजों की हुकूमत है अब यहाँ। तो बताते हैं फिर भी कहा ठीक है तो खाना पीना तो दे दो। तो हडसन इतना गुस्से में था, जब उसने खाना ज्यादा मांगा तो उसके पोते और बेटों का सर काट के लाया था हडसन, और उसे कहा कि यही खाने के लिए है। और तब बहादुर शाह जफर को लगा कि अब जीने की शायद कोई इच्छा नहीं रह गई है शेष, जिनके लिए जीना चाहता व्यक्ति परिवार के लिए तो जीता है, अब वो ही नहीं रहा तो क्या ही जीना। तो इसलिए वो ये बताते हैं कि उसने कहा, कह दो नसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो उर्दू का शायर था, और वो उस टाइम भी शायरी बोल रहा था, लोग मर रहे हैं शायरी बोल रहा था। हाँ, दम में दम नहीं। बहादुर शाह जफर जो था उसे मार नहीं रहे थे, और सर झुकाए, ये बता दें घुटनों के बल बैठा हो तो सरेंडर। तो हडसन कहता, तू तो कहता मैं बादशाह हूं और तुझे कोई नहीं झुका सकता, आज देख तू नीचे बैठा है, हमारे यहाँ गुलाम है हमारा। तो हडसन कहता, दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ठंडी हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। तो अब उर्दू का शायर है, तो ये बताते हैं अब तो क्या हुआ, तो सरेंडर कर दिया, तो भारत हमारे चंगुल में और बादशाह हमारे घुटनों के बल बैठा हुआ है सामने। तो अब ठंडी शमशीर ठंडी हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। तब उसने बहादुर शाह जफर ने कहा कि केवल बुजुर्ग जरूर हूं लेकिन बादशाह आज भी दिल में रखता हूं, क्योंकि अकबर का वंशज हूं। और इसका जवाब क्या है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। कि मर जाएंगे लेकिन तेज वही रहेगा, मरने के खौफ से हम सिर नहीं झुकाएंगे। इसलिए हडसन को इतना गुस्सा आया कि बताते उसे रंगून जेल में भेज दिया। रंगून जेल में भेजने का मकसद यह था, ये व्यक्ति अंतिम क्षण तक मरे जब तक फील करे अंग्रेजों के साथ क्या किया है, इसलिए उसे सबक सिखाना चाहते थे। तो जब वो रंगून जेल में अकेला काल कोठरी में पड़ा हुआ था, तो उसने हाथ काटता है थोड़ा सा, और हाथ काटकर खून से जेल की दीवार पर लाने लगता है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे मरने के बाद यदि कहीं दफनाया जाए तो भारत में जब दफनाया जाए जन्मभूमि पर। तो अब कुछ था नहीं लिखने के लिए, तो खून से लाने लिखता है, जफर तू कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। यानी इतना बदनसीब है तुझे जन्मभूमि पर 2 गज जमीन दफनाने के लिए नहीं मिली है, और शायद ये सपना पूरा भी नहीं होगा। तो मरने के बाद जब उनकी कब्र बनाएगी, वो लाइनें कब्र पर आज भी लिखी हुई हैं रंगून म्यांमार में। तो जफर वही था, यदि अंग्रेज नहीं होते तो बादशाह तो आज भी होते, आज भी कोई ना कोई उसका वंशज शासन कर रहा होता है। तो अब देखिए यहाँ, तो सापरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने दरवाजे क्या कर लिए हैं, बंद। अब मुझे बताइए यहाँ, यहाँ विद्रोह का दमन करने कौन जाए, नीमच में क्रांति का दमन किसने किया है, मेजर साबर्स ने। कब किया था, 6 जून 1857। कितनी सेनाओं को लेकर, 3 सेना, कौन कौन सी, मेवाड़ी, कोटा और बूंदी। चलिए, यहां विद्रोह का, नीमच विद्रोह का दमन हुआ। नीमच विद्रोह का दमन किया। 6 जून 1857 को मेजर सावर्स ने, मेजर सावर्स ने 3 सेनाएं थी, मेवाड़ी सेना, कोटा सेना और बूंदी सेना के सहयोग से। अच्छा ये बताओ, यहां अर्जुन सिंह का क्या रोल है, हड्डियों के चूर्ण की अफवाह को दूर करता है।
मारवाड़ी नहीं है कि मारवाड़ी को दमन के लिए नहीं बुलाया, केवल पीछा कर रही थी, वो लौट गए थे, रिटर्न चले गए थे वो। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मेजर सावर्स का साथ दिया डूंगरपुर के राजा उदय सिंह ने। डूंगरपुर शासक उदय सिंह ने। और अर्जुन सिंह ने जो थे, बिल्कुल सेना मेजर सावर्स के अंडर काम करती थी, मेजर वर्टन के अंतर्गत। तो मेजर वर्टन कोटा बूंदी के पीए थे, उनके अंडर काम करती थी, तो उन्होंने अपनी सेना बना रखी थी। तो मेजर वर्टन यहीं रहता, तभी तो पीछे से विद्रोह हो गया था कोटा में। राजा का रोल नहीं था इसमें। अर्जुन सिंह इसने सैनिकों के मध्य इस अफवाह को दूर किया कि आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ है। ये अर्जुन सिंह का रोल है। अच्छा मुझे बताइए, नीमच की सुरक्षा के लिए सैनिक टुकड़ियों को नीमच में रख दिया था, लेकिन इनको हटाकर दो सैनिक टुकड़ी नहीं बुलाई थी, एक डीसा से यूरोपियन सैनिक टुकड़ी और बरबी बंबई लांसर्स। तो आप ध्यान रखना, नीमच में नियुक्त कोटा बूंदी सैन्य टुकड़ियों को हटाकर ये नीमच के सैनिकों में, क्योंकि कुछ तो चले गए थे, कुछ रह गए थे उसको चलाने कंटिन्यू करने के लिए। तब विद्रोह का तो खत्म करना, उनको लगता था कि जो चले गए, जो रह गए, कहीं दोबारा से विद्रोह ना कर दें। तो अर्जुन सिंह था तो इनमें से, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को, सरकार ने अपनी तरफ मिला लिया, उसे प्रमोशन देकर। तो टुकड़ियों को हटाकर डीसा से यूरोपियन और 12वीं बंबई लांसर्स, बंबई लांसर्स को तैनात किया। ये दो सैनिक टुकड़ियों को क्या तैनात कर दिया गया था, एक यूरोपियन सैनिक टुकड़ी डीसा की और एक थी, एक कौन सी थी, 12वीं बंबई लांसर्स। नीमच और नहरीनपुरा दोनों का विस्तार है थोड़ा। और इनको एक बार अगर मान लो, एक बार कंसर्ट माइंड में चला जाता है क्या क्या हुआ था, फिर ये क्या याद भी कंटिन्यू रह जाती हैं। अब सबसे मेन बात है, आपको लगता है कि नीमच का विद्रोह 3 जून को स्टार्ट हुआ और 6 जून को क्या हो गया है, दी एंड, खत्म हो गया। हमें पता है कि नीमच के विद्रोह के दमन के लिए और यहाँ कंट्रोल पावर के लिए कितनी सैन्य टुकड़ियां नियुक्त की गई हैं, 2। एक तो कौन सी है, यूरोपियन सैन्य टुकड़ी, और कौन सी है, 12वीं बंबई लांसर्स। अब कंडीशन ये है कि अब हम नया तथ्य क्या पढ़ते हैं, नीमच में पुनः विद्रोह भी हुआ था। नीमच के सैनिकों ने दोबारा भी विद्रोह किया था। तो कब किया, हमने केवल कितना पढ़ा है, 3 जून को स्टार्ट हुआ, 6 जून को खत्म हो गया। लेकिन नीमच के सैनिकों ने पुनः विद्रोह कब किया, ये हमें नया फैक्ट पढ़ना है कि पुनः विद्रोह भी कितनी बार विद्रोह हुआ नीमच में, 2 बार। पहले 3 जून को, और नीमच में पुनः जो विद्रोह हुआ है वो हुआ है 12 अगस्त को।
तो सैन्य टुकड़ियों में फेरबदल किया गया था, इसलिए बताते हैं कि नीमच में पुनः विद्रोह हुआ। नीमच में पुनः विद्रोह, और नीमच में आप ध्यान रखना है पुनः विद्रोह हुआ नीमच में। और नीमच में जो पुनः विद्रोह हुआ है उसके तथ्यों को अपन पढ़ते हैं। तो नीमच में पुनः विद्रोह हुआ है भाई, इसका समय आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त। नीमच में पुनः विद्रोह कब हुआ है भाई? 12 अगस्त 1857 को। और यहाँ विद्रोह किया, यहाँ कोई लीडर नहीं है, सारे सैनिक ग्रुप में विद्रोह करते हैं। इनका मकसद था कि नीमच में जितने अंग्रेज अधिकारी हैं सबको मारना है, सबकी हत्या करनी है, अंग्रेजी सत्ता को सबक सिखाने के लिए। और ये जब मारने की कोशिश करते हैं तो सैनिक अंग्रेजों के ज्यादा थे, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 83वीं रेजिमेंट का एक सैनिक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने मार दिया था। लेकिन उसके बाद सबको घेर कर इनकी इतनी कुटाई की गई कि ये बताते हैं विद्रोह का दमन हो गया। तो एक दो दिन ही चला है लेकिन विद्रोह जरूर हुआ। तो हमारा एक लाइन बन जाती है कि नीमच में पुनः विद्रोह कब हुआ था? 12 अगस्त 1857 को। इनकी योजना क्या थी सैनिकों की? सभी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना। सैनिकों द्वारा सभी अंग्रेज अधिकारियों को मारना। और यहां 83वीं रेजिमेंट का एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। रेजिमेंट का अंग्रेज अधिकारी मारा गया। ये आपको ध्यान रखना, 83वीं रेजिमेंट का अंग्रेज अधिकारी मारा गया। छह जून याद करना है, अब 8 जून दे रखा है। 6 और 8 दोनों मानती है वैसे, लेकिन 6 जून आपको राइट करना है उसमें, 8 जून नहीं मानना। अब देखो हमारा नीमच हो गया और नसीराबाद हो गया, विस्तार नीमच का ज्यादा है नसीराबाद का? नीमच का ज्यादा है ना विस्तार, इसलिए नसीराबाद से क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन नीमच में और भी ज्यादा बनते हैं। तो नीमच को आपको ध्यान रखना। कुछ नए तथ्य जिनको आप याद कर लेना, जैसे 2 बार विद्रोह हुआ है, तो पहले 3 जून को हुआ और बाद में कब हुआ है? 12, बाद में कब हुआ है? 12 अगस्त को। दोबारा में एक अंग्रेज अधिकारी कौन सी रेजिमेंट का मरा है? 12वीं, 83वीं। और दोबारा से नीमच में पहले कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां नियुक्त की गई थी? एक तो कौन सी है? यूरोपियन सैनिक टुकड़ी, और कौन सी है? 12वीं बंबई लांसर्स। अब हम जो पढ़ेंगे वो कोटा विद्रोह पढ़ेंगे कि कोटा में विद्रोह कैसा हुआ। 2 जगह का विस्तार ज्यादा है, एक तो एरिनपुरा का और एक है नीमच का। बाकी समय फिक्स वही वही की बातें हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसा अधिकार सामंत बताइए जिसने गेट बंद कर लिए थे सेना को देखकर? लक्ष्मण सिंह। और सैनिकों को मदद करने वाला भी कौन है? लक्ष्मण सिंह है। यहां बताते हैं कि एक व्यक्ति है, हाजी है फैज खां, और फैज खां द्वारा खुद को बादशाह का वंशज घोषित करके यहाँ निम्मा हेड़ा और मंदसौर पे कब्जा कर लिया गया था उस दौरान। ये मैं लास्ट में आपको व्यक्ति विशेष लिखाऊंगा कि व्यक्ति कौन कौन है इंपोर्टेंट, जिनका रोल यहाँ क्रांति में छावनी के बजाय बाहर से रहा है। तो व्यक्तियों के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे, जो नीमच से ही थोड़ा कनेक्ट होता है। अब इसके बाद देखते हैं, तो हम जो विद्रोह पढ़ेंगे वो कहां का पढ़ेंगे भाई? कोटा विद्रोह। बंद लिख तो लिया ना सबने? तो अब अपन पढ़ेंगे कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह में क्या क्या सीन है देखो। कोटा विद्रोह अपन पढ़ते हैं तो कोटा विद्रोह में सबसे पहली बात आती है क्रांति के दौरान कोटा का राजा, कि क्रांति जब चल रही थी तब कोटा का राजा कौन था?
फिर आता है कोटा का पीए। पीए तो समझ जाओगे ना अब आप, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। इसके बाद क्रांति का, यहां विद्रोह कब हुआ, क्रांति का समय, कि क्रांति कब हुई। इसके बाद आता है क्रांति में नेतृत्व करता, कि कौन कौन नेतृत्व करता थे। और इसके बाद आता है यहां मारे गए अंग्रेज। अब इसको समझो एक बार क्या होता है। सबसे मेन बात है, आपको ये ध्यान रखना है, कोटा का राजा था राव राम सिंह। मैंने 3 जगह के राजा राम सिंह बताए, कोटा, बूंदी और जयपुर के। जयपुर वाले को कहते हैं राम सिंह सेकंड। तो यहां कोटा का राजा कौन था क्रांति के दौरान, राव राम सिंह। इसके बारे में एक बात आती है, ये अंग्रेजों का वफादार है, लेकिन मन से नहीं है, केवल मजबूरी में। अंग्रेजों का वफादार है ये, अंग्रेजों का वफादार। आप पता है कोटा का पीए कौन था, मेजर बर्टन। कोटा का पीए कौन था, मेजर बर्टन। अब होता क्या है यहां, सिचुएशन ये है, होता ये है कि मेजर बर्टन जो था एक क्रूर टाइप का व्यक्ति था, यानी कहते ना जो अत्याचार ज्यादा करता जनता पे, इस टाइप का व्यक्ति है। नेचर इस टाइप का, गुस्सैल प्रवृत्ति का, तुरंत फैसले दिया करता था भारतीयों को देखकर, तुरंत ही उनको फांसी दिलवाता, किसी को सजा दिलवाता। और इतना ज्यादा इसने अपना दिखाया था रोल, कोटा की जनता बर्टन के नाम से डरती थी, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बर्टन के नाम से डरता नहीं था। तो कोटा में बहता बर्टन नाम का डर पैदा था, आम जनता कांपती थी बर्टन के नाम से, इसलिए आज तक कभी आवाज नहीं उठाएगी। जब पूरे भारत में इधर उधर क्रांतियां हो रही हैं तो कोटा की जनता डरी हुई है बर्टन के नाम से। लेकिन 2 लोग ये थे, वो 2 लोग थे, 2 लोग ऐसे थे जो जगह जगह पंचायत कर करके लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, आम जनता को। रीजन क्या, जनता को ही क्यों मोटिवेट कर रहे हैं, कोटा छावनी नहीं थी, 6 छावनियों में कोटा का नाम नहीं है, इसलिए सैनिक तो थे नहीं, यहां कौन थे, केवल आम जनता थी। भाई छावनी नहीं थी कोटा, कोटा में छावनी नहीं तो सैनिक नहीं, हथियार नहीं, यहां तो केवल कौन थी, आम जनता थी। तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मेहराब खां और एक का नाम था जयदयाल। और मेहराब खां और जयदयाल यहां की जनता को मोटिवेट कर रहे थे, मेहराब खां और जयदयाल, कि अब आपको भी आवाज उठानी है, सब जगह आवाज उठाई जा रही है। लेकिन जनता बर्टन के खौफ में थी, बर्टन के खौफ से मुक्ति नहीं हो पा रही थी। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनके साथ 2 लोग और सपोर्ट में आ गए, एक का नाम रतनलाल और एक का नाम था जियालाल। ये 4 भी हो गए, ये 2 से 4 हो गए, और उन्होंने बड़ी बड़ी पंचायत, गांव गांव जाकर गुप्त रूप से पंचायतें की। लेकिन जनता डरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान लीजिए डरी हुई जनता में जोश तो आ ही रहा, धीरे धीरे मोटिवेशन तो आ ही रहा है। भाई पर डे, दिन में रात में गुप्त रूप से गांव गांव जाकर ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। उस समय एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब सब जगह विद्रोह हुआ, एरनपुरा में हो गया, सब जगह हो गया, तो ऐसे खबर मिली जो बर्टन है वो नीमच गया हुआ है, नीमच में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, इसलिए बर्टन अब कोटा में नहीं है, बर्टन नीमच चला गया। इसका खबर इन 4 लोगों को लग गई, और इन 4 को जैसे ही खबर लगी, इन 4 ने इसका फायदा उठाया, और जहां ये गुप्त रूप से पंचायत करते थे, इसके अनुपस्थिति का फायदा उठाकर इन्होंने खुले में पंचायत स्टार्ट कर दी, और कोटा की ज्यादा से ज्यादा जनता को इकट्ठा करने की कोशिश की, और एक बड़ी महापंचायत कर ली, जिसका मकसद यही था कि अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाना है, वो है ही नहीं, और खुले में पंचायत की। जब ये पंचायत कर रहे थे, उससे पहले ही इन्हीं में से एक व्यक्ति ने बर्टन को खबर भेज दी, और बर्टन को जब खबर मिली कि मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाया जा रहा है, मतलब मेरा डर खत्म हो रहा है, तो ये दौड़ता हुआ आया वहां से, और दौड़ता हुआ आकर इनको रंगे हाथ पंचायत करते हुए पकड़ लेता है। मैन इनमें व्यक्ति है मेहराब खां और जयदयाल, और जैसे ही बर्टन को देखा, जनता तो भाग गई, बर्टन को देखते ही लोग भाग गए, यही खड़े रह गए वहां। और ये बताते तुरंत आदेश दिया कि इनको कैद कर लो, और इन्हें कैद कर लिया गया। और फिर बर्टन जाता है राम सिंह के पास, क्योंकि सजा देने के लिए सबसे पहले किससे पूछना होगा, राव राम सिंह से। राजा के पास गया और राजा से कहा मुझे आपसे गुप्त मंत्रणा करनी है अकेले में। तो गुप्त मंत्रणा की गई, और गुप्त मंत्रणा करते हैं तो गुप्त मंत्रणा में मेजर बर्टन ने राम सिंह को कुछ नाम दिए कि आप इन लोगों को फांसी दो, जल्दी से जल्दी मेहराब खां और जयदयाल को फांसी दो, इन्हें मृत्यु दंड दो, क्योंकि ये रहेंगे तो कोटा में ऐसे विद्रोह रहेगा। तो ये बताते इसने खबर दी। और यहां एक कंडीशन, एक व्यक्ति है मेलेसन नाम का, एक अंग्रेज अधिकारी था, और मेलेसन नाम का अंग्रेज अधिकारी कहता है कि जब मेजर बर्टन ने राम सिंह को फांसी के लिए 2 नाम दिए,
उस समय एक व्यक्ति और था नंद किशोर नाम का, या एक व्यक्ति और था, वो कौन था? नंद किशोर नाम का। अब सिचुएशन क्या है, समझना इस बात को। यहां बताते हैं कि मेजर बर्टन ने जब रंगे हाथों इनको पकड़ लिया तो इनको कैद करने का आदेश दिया, और राम सिंह ने इनको 2 नाम दिए कि इनको जल्दी से जल्दी फांसी दो। अब गुप्त मंत्रणा हुई जिसमें बताते हैं कि हमारा एक व्यक्ति है नाथूराम खड़गावत, यहां हमारे एक व्यक्ति है नाथूराम खड़गावत, और नाथूराम खड़गावत कहता है कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग में इन दोनों को फांसी दी जा रही थी, इस चीज की सूचना फांसी से पहले जनता तक पहुंचानी थी। और नाथूराम खड़गावत के अनुसार इस नंद किशोर ने जनता तक एक खबर फैलाई थी कि कोटा की जनता के जो हीरो हैं दोनों, मेहराब खां जयदयाल, उनको फांसी दी जा रही है। इसलिए यदि आपके हीरो मर गए तो कभी भी कोटा की जनता के लिए खबर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। तो जब जनता तक खबर नाथूराम खड़गावत के अनुसार नंद किशोर ने पहुंचाई तो ये बताया जाता है जनता भड़क गई और जनता तैयार हो गई कि हम इनको मरने नहीं देंगे। मैलेसन कहता है कि स्वयं राजा राम सिंह जो था वो जनता तक खबर फैलाता है कि आप अपने हीरो को बचा लो, जिसके कारण जब इन्हें फांसी दी जा रही थी सजा ये थी पेड़ से लटकाकर दिन दहाड़े फांसी देंगे लोगों के सामने। और ये बताते हैं जब ये घटना जनता तक पहुंची तो घटना फांसी स्थल पर पहुंच गई, और फांसी स्थल पर पहुंचकर इन्होंने एक साथ उपद्रव मचा दिया, दोनों को रिहा करवाया, फांसी होने से बचाया। और जब बचाते हैं तो मेजर बर्टन सामने आया जनता को डराने के लिए, और उस दौरान बताते हैं बर्टन के आगे आते मेहराब खां और जयदयाल ने कहा कि हमारे विद्रोह का कारण है बर्टन, इस अंग्रेज अधिकारी की बलि चढ़ेगी, इस क्रांति में ये नहीं मरेगा, तब तक कोटा की जनता को चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो बर्टन का सर उड़ा दिया, बर्टन का सिर काट दिया। और ये बताते हैं बर्टन को मरते हुए देखकर इसके 2 बेटे वहां खड़े हुए थे, 2 बेटे खड़े हुए थे, पिताजी को मार रहे हैं। तो ये बताते हैं दौड़ते हुए आए, पिताजी पिताजी पिताजी। एक का नाम था फ्रैंक और आर्थर। तो ये बताते हैं मेहराब खां जयदयाल ने ये कहा कि इनको भी दोनों को ले लो लपेटे में, इनको भी मार दो, इनकी भी हत्या कर दी। तो कितने मर गए बताओ? 3। सबसे बड़ी बात क्या है, जब ये 3 मर जाते हैं, उस समय हमेशा कोई राजा होते थे या कोई भाई लोग होते थे अच्छे पैसे वाले, तो उनके लिए फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं, और फैमिली डॉक्टर हुआ करते तो वो चेकअप करने आते रहते हैं, जैसे कोई समस्या ना हो। उस समय इनका चेकअप करने आए थे स्टेथोस्कोप लेके 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर का नाम था सेडलर और एक का नाम था कांटम। और ये बताते हैं ये भी वहीं खड़े थे, ये चेकअप कर रहे थे, उस दौरान ही ये हुआ है। और ये बताते हैं क्रांतिकारी इनकी तरफ आए तो इन्होंने कहा साहब हम तो चेक करने आए, हमारा बर्टन से कोई रिश्ता नहीं है, स्टेथोस्कोप देख लो, अभी चेक ही कर रहे थे। तो ये बताते हैं लेकिन क्रांतिकारियों ने सुनी नहीं, इन डॉक्टरों की भी हत्या कर दी, ये भी मार दिए बेचारे, ये तो चेकअप करने आए थे बस। और ये बताते हैं यहाँ 1 और 2 3 और 2 5 कितने लोग मरे हैं, कितने अंग्रेजों की हत्या कर दी है। और ये जो विद्रोह है ये हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्वकर्ता कितने हो गए? 4। कौन कौन से? मेहराब खां, जयदयाल, रतनलाल, जियालाल और राम सिंह से गुप्त मंत्रणा करके कितने नाम दिए गए हैं? 2। जिसकी सूचना नंद किशोर ने जनता तक पहुंचाई है, कौन कहता है? नाथूराम खड़गा। इसकी किताब आपके पेपर में आती है राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल 1857 की, राजस्थान का क्रांति में क्या रोल था, क्या भूमिका थी, इसकी किताब पेपर में आती है, क्रांति के दौरान लिखी गई थी। और तब इन लोगों ने आकर बचाया, इस बर्टन की गर्दन काटी और गर्दन काटकर तलवार की नोक पर ऐसे रखते हैं और पूरे कोटा में घुमाया जाता है कि अब बर्टन के नाम से डरना नहीं है। तो कोट सर को काटकर तलवार की नोक पर रखकर पूरे कोटा में घर घर जाकर दिखाया गया कि अब आपको बर्टन नाम से नहीं डरना है। उसकी हत्या कर दी गई है, उसका कटा हुआ सर हमारी तलवार पर है। आज के बाद कोटा राजा का नहीं है, अंग्रेजों का नहीं है, कोटा क्रांतिकारियों का है। आज के बाद कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार है। सबसे लंबे समय तक 6 महीने तक कोटा में अंग्रेज एंट्री नहीं कर पाए, 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने शासन किया है कोटा में, और राजा को नजरबंद रखा है राव राम सिंह को। तो एक फेरबदल आता है जिसको हम पढ़ेंगे। तो अब मैं आपसे कहूं कि नेतृत्वकर्ता कितने भाई? 4। मरने वाले कितने हैं? 5। सूचना किसने पहुंचाई है जनता तक? नंद किशोर ने। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पीए कौन है? मेजर बर्टन। और क्रांति कब हुई है? तो ये हुई है 15 अक्टूबर 1857। नेतृत्वकर्ता मेहराब खां, जयदयाल,
रतन सिंह, जियालाल, ये चारों लीडर हैं यहाँ के। और यहां से अगर हम बात करें मारे गए अंग्रेज, मेजर वर्टन को मारा गया, इसके 2 पुत्र थे, बर्टन के पुत्र, और बर्टन के पुत्रों का नाम है, एक का नाम है फ्रैंक और एक का नाम है आर्थर। फ्रैंक और आर्थर थे। और डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कांटम। बर्टन की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाई गई है। बर्टन की गर्दन काटकर संपूर्ण कोटा में घुमाई। कोटा शहर में घुमाई। बर्टन की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में इनके द्वारा घुमाई गई। ये प्रदर्शन किया गया। जो कोटा के राजा हैं राव राम सिंह, कोटा शासक राव राम सिंह को नजरबंद कर दिया। राव राम सिंह को नजरबंद कर दिया। कि कोटा के राजा राव राम सिंह को नजरबंद कर दिया कोटा किले में। कोटा के किले में ने क्या कर दिया है, नजरबंद कर दिया है। रिसालदार ये भवानी पलटन सैन्य टुकड़ी थी। नारायणी पलटन, भवानी पलटन जो कोटा में तैनात की गई थी उसी समय, उनके रिसालदार थे। छावनी छावनी नहीं थी, सैन्य टुकड़ियां नियुक्त कर रखी थी उनमें। रिसालदार पोस्ट होती है रिसालदार की। और यहाँ सैन्य टुकड़ी भी आप ध्यान रखोगे, इन्होंने भाग लिया तो उन्हीं में रिसालदार थे। क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं, ये मेहराब खां करौली का है, जयदयाल मथुरा का है। और ये दोनों लोकल थे। हाँ, नहीं नहीं, मथुरा, मथुरा। एक तो हो गई भवानी पलटन, एक है नारायणी पलटन। भवानी पलटन, नारायण पलटन, ये नारायणी पलटन। सेना तो स्त्रीलिंग होती है ना, हाँ, नारायणी पलटन। अब कोटा की जनता चाहती क्या है? कोटा में मुझे एक बात बताओ, कोटा में छावनी थी क्या? छावनी नहीं थी तो ये मान लीजिए सैनिक तो नहीं है। क्रांति में किसने भाग लिया है? आम जनता ने। क्रांति में किसने भाग लिया है? आम जनता। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्रांति स्थल जहां आम जनता ने भाग लिया था। दूसरा मेन रोल यह है कि कोटा का राजा सपोर्टर किसका है? अंग्रेजों का। कोटा की जनता चाहती है कि कोटा के राजा के, अब चाहते तो कोटा के राजा को मार सकते थे, लेकिन जनता की भावनाएं जुड़ी होती है, सदियों से हमारे राजा हैं, तो राजा की रेस्पेक्ट थोड़ी खत्म होगी। बस गुस्सा है। तो कोटा की जनता ये मानती है कि हमारी कोटा के राजा से कोई जाति दुश्मनी नहीं है,
हम केवल इतना चाहते हैं कि कोटा का राजा अंग्रेजों से संबंध खत्म कर ले। जनता ये चाहती है कि कोटा का राजा अंग्रेजों से अपने संबंधों को खत्म कर ले, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कोटा का राजा तो उनकी वफादारी निभाए हुए है। अब कोटा के राजा को नजरबंद कर दिया, और नजरबंद करने के बाद कोटा के राजा की सारी शक्तियां चली गई हैं, कैद खाने में है। तो ये बताया जाता है उस समय हमारे एक संप्रदाय चलता है, बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय पढ़ते हो आप भाई? उसमें कल्चर में पढ़ोगे आप कि नाथ द्वारा में उसका मेन पीठ है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है उसमें। अब ये बताते हैं कि उनकी ब्रांच है एक कोटा में, और कोटा में बल्लभ संप्रदाय की ब्रांच एक मंदिर है, मथुरेश जी मंदिर कोटा में। और मथुरेश जी मंदिर का महंता कन्हैया लाल गोस्वामी, उसको क्या कोटा के सारे लोग, पूरी जनता महंत मानती है कोटा का। मैंने मुख्य मंदिर है मथुरेश जी मंदिर कोटा का, उसका जो महंत होता है उसकी सारे लोग बात मानते थे। तो कोटा के राजा ने गुप्त रूप से मथुरेश जी मंदिर के महंत को खबर भेजी कि मैं कैद खाने में हूं, मेरा क्रांतिकारियों से सुलह करवाइए, समझौता करवाइए, संधि करवा दीजिए, उस मैटर को क्लोज कर दीजिए। कोटा के राजा ने जब महंत को खबर भेजी तो कोटा के राजा की खबर सुनकर महंत ने तुरंत क्रांतिकारियों से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कोटा का राजा आपसे गठबंधन करना चाहता है, आप उन्हें छोड़ दें, रिहा कर दें, कैद खाने से निकाल दें, और आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि हम रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोटा के राजा को एक एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। उन्होंने कहा ऐसा क्या एग्रीमेंट है? उस एग्रीमेंट में लिखा होगा, उसमें लिखा होगा मैं पूरे होशो हवास में ये कबूल करता हूं कि मेजर बर्टन जब मरा था तो राव राम सिंह यानी मैं कोटा का राजा वहीं खड़ा था, मेरी आंखों के सामने मरा, मैं उसका जिम्मेदार हूं। और उस पर साइन कर दे कि बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं, उस पर साइन कर दे, हम आपको रिहा कर देंगे। इसका मकसद क्या हो सकता है? जनता को, सरकार और राजा के बीच में गठबंधन को बिगाड़ना। क्या आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दें कि बर्टन की हत्या का जिम्मेदार मैं हूं, मैंने उसे बचाया नहीं, बस देखने में मजा आ रहा था, बचाया नहीं मैंने, साइन कर दो। कोटा का राजा पे पत्र पहुंचा, एग्रीमेंट पहुंचा, स्टाम्प पेपर पहुंचा, उस पर साइन करने थे। उसने पढ़ा, कहता नहीं करूं तो भी खत्म, करूं तो भी मरा, तो इसके कुछ तो दिन तक जीवित तो रहूंगा सही सलामत। तो उसने साइन कर दिया, और क्रांतिकारियों ने स्पीड पोस्ट से दिल्ली भेज दिया वो स्टाम्प पेपर। अंग्रेजों को पता तो चलना चाहिए, मकसद जो था वो तो पूरा तभी होगा ना। तो स्पीड पोस्ट से भेज दिया दिल्ली। दिल्ली में अंग्रेज अधिकारियों ने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग ने, कि कोटा के राजा ने यानी बर्टन को हाथ मरवाने में उनका हाथ है। इनको विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन साइन तो किए हैं। उन्हें पता था कि दबाव में किए गए साइन, लेकिन कहीं ना कहीं से हाथ तो होगा, एक्सेप्ट तो किया है। इसलिए बताया जाता है कि उस दौरान उन्होंने, सरकार ने, करौली का राजा था मदनपाल, उसको आदेश दिया, मदनपाल जी आप जाइए, पहले तो उन्हें रिहा करवाइए। तो करौली का राजा मदनपाल जनवरी 1858 में आकर उन्हें रिहा करवाता है कैसे भी करके। लेकिन क्रांतिकारियों के चंगुल से कोटा मुक्त नहीं करवा पाता और लौट जाता है। तब दिल्ली से बहुत बड़ी एक फौज भेजी गई थी, कोटा समस्या बनता जा रहा था अंग्रेजों के लिए। तो जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में बड़ी फौज कोटा भेजी गई थी दिल्ली से, जिसने पूरे कोटा को तहस नहस कर दिया, और क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के या तो कैद कर दिया, या भाग गए, या मार दिया। और क्रांति 6 महीने बाद, अक्टूबर में क्रांति हुई है 15 अक्टूबर को, और मार्च 1858 में क्रांति खत्म हुई है कोटा से। तो अक्टूबर से मार्च तक आप काउंट करोगे तो 6 महीने हो जाएंगे। तो क्रांति के कार्यों के अधिकार में कोटा कुल कितने महीने रहा था? 6 महीने रहा था। और आम जनता ने, कौन सी ऐसी जगह जहां आम जनता ने भाग लिया था क्रांति में? कोटा में, जहां सैनिकों का कोई रोल नहीं था, आम जनता द्वारा विद्रोह किया गया है। तो हम ये कहेंगे कि कोटा के राजा को नजरबंद कर दिया। तो मैंने मंदिर बताया आपको, मथुरेश जी मंदिर। कोटा में मंदिर कौन सा था भाई? और इसका महंता कन्हैया लाल गोस्वामी। दोनों में गठबंधन करवाया, और कैसे एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसमें राव राम सिंह को किसकी हत्या की जिम्मेदारी अपने सिर लेनी है। और इसके कारण करौली का कौन सा राजा ने रिहा करवाने आया? मदनपाल, जिसने इनको रिहा भी करवाया। या एक फेरबदल हुआ है? मुझे बताइए, कोटा की राजा से जो हमारी सरकार है, अंग्रेज सरकार, खुश होगी या नाखुश होगी? ये तो श्योर है, राव राम सिंह से नाखुश होगी। और करौली के राजा से खुश होगी या नाखुश होगी? करौली के राजा से बताओ, खुश होगी ना मदनपाल से। तो इसीलिए इन्होंने फेरबदल क्या किया, अंग्रेजों ने, इसको तोपों की सलामी दी जाती थी राव राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा 17, और करौली के राजा को दी जाती थी 13। उसने कैसे उल्टा कर दो, इसका ये हकदार है,
तो 17 तोपों की, इसकी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी 17, और इसकी 17 से घटाकर कर दी है 13। तो कोटा के राजा की तोपों की सलामी घटा दी और करौली के राजा की बढ़ा दी। फेरबदल किया है, बस ये इसलिए किया है कि साइन के चक्कर में इसको फेरबदल करके इसके तोपों की सलामी को कम कर दिया गया है। तो आप देखिए यहां, तो मथुरेजी मंदिर कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है? ये वल्लभ संप्रदाय। कोटा के महंत कोटा के राजा के महंत की मध्यस्थता से राव राम सिंह और क्रांतिकारियों के मध्य समझौता हुआ। क्रांतिकारियों के मध्य समझौता हुआ, और इस समझौते में आपको यह ध्यान रखना है कि बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी किसने ले ली है? राव राम सिंह ने। राम सिंह ने ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर किए राम सिंह ने ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर किए बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। अपने सिर ले ली। और यहां एक बात आती है, जनवरी 1858, एक करौली के मदनपाल का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई। जनवरी 1858 बताते हैं, इस दौरान करौली राजा मदनपाल ने कोटा शासक को रिहा करवाया। कोटा शासक को रिहा करवाया। एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा आप ध्यान रखना, अंग्रेजों ने दिल्ली से एक बहुत बड़ी फौज रवाना की है कोटा का दमन करने के लिए, कि कोटा का आप दोबारा नाम नहीं सुनना चाहते, कोटा बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए मार्च 1858, इसलिए मार्च 1858, और मार्च 1858 में आपको यह ध्यान रखना है, जनरल रॉबर्ट्स द्वारा कोटा में संपूर्ण क्रांति का दमन किया। संपूर्ण क्रांति का दमन किया मार्च 1858। तो आप काउंट करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो जाएंगे। आप काउंट भी करोगे तो अक्टूबर से मार्च तक। अब यहां आपके 2-3 चीजें कि अब मुझे बताइए, राव राम सिंह अब तो अधिकार में आ जाएगा वापस से। राव राम सिंह दोषी है नहीं है? अंग्रेजों ने कहा ये साबित करो, सबूत ऐसे पेश करो कि ये दोषी नहीं है, इसकी छानबीन करो। तो छानबीन के लिए रॉबर्ट्स को जिम्मेदारी दी गई थी, और इसके नेतृत्व में बनने वाला आयोग है जनरल रॉबर्ट्स आयोग। और रॉबर्ट्स आयोग ने जांच आयोग के तहत ये रिपोर्ट दी कि राव राम सिंह निर्दोष हैं, लेकिन उत्तरदायी हैं, उन्होंने कोशिश भी नहीं की, इसलिए दोषी तो नहीं है लेकिन उत्तरदायी हैं,
कहीं ना कहीं वो इस चीज के जिम्मेदार जरूर हैं, खुद नहीं किया लेकिन जिम्मेदार जरूर हैं, ये कहकर ये बताते इनको निर्दोष घोषित कर दिया, जिसके कारण इनकी तोपों की सलामी घटा दी गई है। तो यहाँ जांच आयोग आया, और जांच आयोग में आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट्स आयोग। जांच आयोग आया रॉबर्ट्स आयोग, और रॉबर्ट्स आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट दी राम सिंह निर्दोष लेकिन उत्तरदायी थे। लेकिन उत्तरदायी थे। राम सिंह निर्दोष लेकिन उत्तरदायी थे। बन गया क्या? आज के 2-3 लाइन है जो मैं बोलूंगा वो लिख लेना, कोटा दी एंड हो गया है। अब छोटे छोटे विद्रोह रह गए, एरनपुरा थोड़ा विस्तार है, बाकी दोनों ही छोटे, जैसे धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, टोंक हो गया, ये छोटे छोटे विद्रोह रह गए बस। अब जैसे क्रांति लगभग कल खत्म हो जाएगी, तो इसके क्वेश्चन जो भी हैं आप करके देखना कहीं से भी, फिर आपका जो भी डाउट है मैं आपके कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। हालांकि 1% डाउट हो सकता है, 99% सारे डाउट क्लियर रहेंगे। अभी लिखाएंगे ना, बन गया क्या? अब नोट लगाते चलेंगे, 3-4 लाइन नोट में लिखनी है आपको। आपको मॉडर्न बहुत अच्छे से पढ़नी है, रियासत काल में थोड़ा कम भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए लास्ट हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम पास में ना, तो काम काम की चीजें पहले पढ़ जाए, इसके बाद सभ्यताएं पढ़ लेंगे, काम काम की चीज सारी की सारी हो जाएंगी जो कम टाइम में पढ़ सकते हैं। रियासत काल में हम मेवाड़ सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, छोटी छोटी की वजह से गुर्जर प्रत्यार, उसका एक क्वेश्चन आएगा पहले, फिक्स है, 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाए गुर्जर प्रत्यार, एक क्वेश्चन उसका फिक्स है, नए सारे एग्जामों में आप देख लो उसका क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हम चौहान पढ़ेंगे, चौहान में भी शाकंभरी के कम पढ़ेंगे, रणथंभौर और जालोर के आते हैं मेन, वो दो। एक आता है अपना चौहानों के बाद सीधे आमेर पढ़ेंगे, लास्ट में मेवाड़ और मारवाड़ पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन आते तो है नहीं, और विस्तार ज्यादा पड़ जाता, आते तो है लेकिन विस्तार बहुत ज्यादा है, और इनसे क्या है कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग। नोट लगाओ, दरबारी सत्य मेन वही पढ़ाएंगे सबसे पहले, दरबारी सत्य, राजनीतिक जीवन तो लास्ट में करवाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। नोट लगाओ, नोट में लिखना, राजस्थान का एकमात्र एकमात्र क्रांति स्थल, क्रांति स्थल जहां आम जनता द्वारा, जहां आम जनता द्वारा भाग लिया गया था, जहां आम जनता द्वारा भाग लिया गया था।
आम जनता द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, दूसरा नोट लगाएंगे, कोटा छावनी ना होते हुए, कोटा छावनी ना होते हुए भी क्रांति का, कोटा छावनी ना होते हुए भी क्रांति का राजस्थान में मुख्य केंद्र माना गया, मुख्य केंद्र माना गया। सिलेबस तो रखते होंगे ना सारे लोग, नहीं रखते? ये बहुत अच्छा डिसीजन ले रखा है आपने, सिलेबस नहीं रखते? क्या है? राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ है, तो आपके साथ अत्याचार हो रहा है? आरपीएससी देती है, आरएसएस भी देती है, तो फिर आपका क्यों नहीं देते? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा नोट लगाओ। नोट में लिखना क्या क्या लिखवा दिया ये, आम जनता ने भाग लिया और, ठीक है अगला नोट लगाएंगे, कोटा क्रांतिकारियों के अधिकार में, कोटा क्रांतिकारियों के अधिकार में 6 माह तक रहा था, कोटा क्रांतिकारियों के अधिकार में 6 माह तक रहा था। अब एक लास्ट लगाएंगे टोपों का वाला, टोपों नहीं तोपों वाला नोट लगाओ। हाँ, टोपों नहीं तोपों, नोट में लिखना है, ब्रिटिश सत्ता द्वारा, ब्रिटिश सत्ता द्वारा राव राम सिंह की तोपों की सलामी, ब्रिटिश सत्ता द्वारा राव राम सिंह की तोपों की सलामी, राव राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी, 17 से घटाकर 13 कर दी, और करौली के मदन पाल की, और करौली के मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। करौली के मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। तो एक कौन सा विद्रोह हो गया? कोटा। अब एक दो छोटा छोटा विद्रोह वो देख लो, जैसे हमारा एक विद्रोह है धौलपुर विद्रोह, और धौलपुर विद्रोह का क्या रोल है? छोटा सा विद्रोह धौलपुर का। एक तो आप ये ध्यान रखना कि जब क्रांति चल रही थी तो धौलपुर का राजा कौन था? तो भगवंत सिंह। क्रांति के समय धौलपुर का राजा कौन था भाई? भगवंत सिंह, और अंग्रेजों का पक्का वफादार, अंग्रेजों का वफादार था। और आप सारे राजाओं को देख लीजिए, सारे के सारे राजा अंग्रेजों के वफादार थे, भगवंत सिंह। और जो भगवंत सिंह था, इसके बारे में बताते हैं कि ये अंग्रेजों का वफादार, अंग्रेजों का वफादार, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहला मुद्दा तो ये हो गया कि अंग्रेजों का क्या था? वफादार। अब यहां एक बात आती है, प्रारंभ में यहाँ का लोकल व्यक्ति था देवा गुजर, उसने यहाँ विद्रोह किया। लेकिन ये विद्रोह क्यों पढ़ा जाता है, उसका रीजन क्या है? देखिए भाई, ये राजस्थान है हमारा, और यहाँ है धौलपुर। धौलपुर में देवा गुजर नाम का व्यक्ति था, जो छोटा मोटा विद्रोह करने की फिराक में था, और इसने छोटी मोटी क्रांति की आगाज भी कर दिया था। लेकिन मुख्य क्या है? राजस्थान की दिशा में मध्य प्रदेश है, और यहां इस दिशा में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में दो जगह हैं, एक तो है ग्वालियर और एक है इंदौर।
मध्य प्रदेश में दो जगह थी, ग्वालियर और इंदौर, और यहां सैनिक विद्रोह करके ग्वालियर इंदौर के सैनिक दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली जाते समय वो धौलपुर में प्रवेश कर जाते हैं और धौलपुर में इन्होंने विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना, धौलपुर में विद्रोह करने वाले सैनिक कहां से आए हैं? ग्वालियर और इंदौर। दिल्ली जाते हुए उन्होंने धौलपुर में उपद्रव मचा दिया और धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को कैद कर लिया और धौलपुर पर कब्जा कर लिया। इन सैनिकों को लीड कर रहे थे, एक का नाम था व्यक्ति का रामचंद्र और एक का नाम था हीरालाल। अब दो चीज आपको जो कंफ्यूज करेंगी वो ये है, नीमच में जो है वो हीरा सिंह है और धौलपुर में है हीरा लाल, दोनों अलग अलग है। धौलपुर में देखो नेतृत्वकर्ता कौन है? हीरालाल, और नीमच में लिखा है वो हीरा सिंह है। हीरालाल हीरा सिंह इन्होंने विद्रोह किया, कोटा के धौलपुर के राजा को कैद कर लिया और पूरे धौलपुर पे कब्जा कर लिया इन्होंने। कोटा धौलपुर के राजा ने गुप्त रूप से अंग्रेजों से मदद मांगी, तो अंग्रेजों ने तुरंत जो राजस्थान है उसके ऊपर एक राज्य है पंजाब, और पंजाब में एक जगह है पटियाला, और पटियाला में एक सैनिक टुकड़ी रहा करती थी, उसको आदेश दिया तो पटियाला सैनिक टुकड़ी जो थी उसको रवाना किया, और पटियाला सैनिक टुकड़ी आकर इनका दमन कर देती और दिल्ली की ओर चले जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान का एकमात्र क्रांति स्थल जहां क्रांतिकारी भी बाहर के आए और दमन करने वाले भी बाहर से आए, वो एकमात्र विद्रोह कौन सा है? धौलपुर। भाई क्रांति करने वाले कहां से आए? इंदौर और ग्वालियर से, और आपसे ध्यान रखना है कि इनको विद्रोह का दमन करने कहां से आए हैं? पटियाला से। तो विद्रोही भी बाहर के और विद्रोह का दमन करने वाले भी बाहर के, तो दोनों ही बाहर के, तो इतना ही इसका रीजन है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, यहां नेतृत्व करता रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुजर। एक बात यहां मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, देखो एक व्यक्ति का नाम है हीरा सिंह, एक व्यक्ति का नाम है हीरा सिंह, और एक व्यक्ति का नाम है देवलाल, एक व्यक्ति का नाम है देवलाल गुजर। अब ये मान लीजिए देवा गुजर और देवलाल गुजर, इन दोनों में आपको अंतर तो करना ही है। दोनों में कैसे पढ़ोगे आप? हीरा सिंह का संबंध है नीमच विद्रोह से, इसका संबंध है नीमच विद्रोह से, और देवलाल का पता है आपको? बूंदी किसान आंदोलन में डावी कांड में नानक व्हील के साथ झंडा गीत गाते हुए मरते हैं। तो एक और मरता है देवलाल गुजर, तो आप ध्यान रखना है बूंदी किसान आंदोलन के डावी कांड से। बूंदी किसान आंदोलन ऐसी को कहते हैं डावी कांड, तो वहां हमने देवलाल पढ़ा था। तो अब देवा और देवलाल में आपको अंतर हो जाएगा यहां से कि देवलाल कौन था और देवा कौन था। यहां विद्रोह करने वाले, विद्रोह का दमन करने वाले, विद्रोह का दमन करने वाली सैन्य टुकड़ी, तो ये आपको ध्यान रखना, विद्रोह का दमन करने वाली जो सैन्य टुकड़ी थी उसका नाम था पटियाला सैन्य टुकड़ी। उसका नाम था पटियाला सैन्य टुकड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, पटियाला सैन्य टुकड़ी। यहां विद्रोह करने वाले लोग कहां से आए थे सैनिक? इंदौर और ग्वालियर से। धौलपुर में विद्रोह करने वाले सैनिक, विद्रोह करने वाले सैनिक आए इंदौर और ग्वालियर से। इंदौर और ग्वालियर से विद्रोह करने वाले सैनिक इंदौर और ग्वालियर से आए थे। तो विद्रोह करने वाले भी बाहर से आए और विद्रोह का दमन करने वाले भी बाहर से आए, दोनों का दोनों योगदान बाहर से, इसलिए इसको पढ़ा जाता लास्ट की लाइन के लिए।
तो जैसे इतिहास दे रहे हैं ऐसे ज्योग्राफी भी दे रखी है, केवल राजस्थान का भूगोल के उसमें टॉपिक दे रखे हैं, केवल भूगोल। कला संस्कृति का भी नाम ही दे रखा है। बड़ा अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। साइंस में भी ये दे रखा है, पढ़ो लेकिन सब पढ़ो। अब ये भी तो नहीं डीप पढ़ना है। आपने पुराने पेपर तो देखे होंगे ना, देखते हो? एक ही पेपर हुआ है, उसमें कितने कितने क्वेश्चन आए थे? अच्छा, तो एवरेज 10-10 क्वेश्चन का, 10-10 क्वेश्चन का आ जाए तो वो 5 सब्जेक्ट है तो साइंस, करंट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, 10-10 का तो एवरेज आ जाता होगा। चलिए, क्या करना चाह रहा है? हाथ ऊपर कर रहा है अभी से, देखो। नोट लगाएंगे, नोट लगाओ। तभी तो चली गई, लोगों को जी के आती है सबको। अब की बार खाली नहीं जानी चाहिए, तुम खूब हैं। कैटेगरी तो जा सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने का सब जगह अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं है। वो भी तो आप पढ़ता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी तो चलता है, उसको पढ़ने में जोर नहीं आता तो सभी पढ़ लेते हैं। भाई जोर तो उसी में आता है ना, उसको अगर सब पढ़ पाते तो सभी कर लेते तैयारी टेक्निकल की। नोट लगाओ, जब तो इतने लोग बैठे हैं आप इतने से इतने बड़े क्लासरूम में, वो यही रीजन है, पढ़ना पड़ता है टेक्निकल को। नोट लगाएंगे, नोट में लिखना राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र क्रांति स्थल जहां क्रांतिकारी और दमनकर्ता, जहां क्रांतिकारी और दमनकर्ता दोनों बार से आए थे, जहां क्रांतिकारी और दमनकर्ता दोनों बार से आए थे। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा आंदोलन है, 2 लाइन का बस, भरतपुर विद्रोह। भरतपुर विद्रोह, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक लाइन है जो आपको पढ़नी है। आप मुझे बताओ, क्रांति के समय भरतपुर का राजा कौन था भाई? भूल गए ना? जसवंत सिंह। राजा कौन सा था? जसवंत सिंह राजा था। और आप ये ध्यान रखना, यहां पीए कौन था? मॉरिसन। पहले मॉरिसन था, बाद में निक्सन बना है। तो मॉरिसन था एक टाइम पे तो। और यहां विद्रोह हुआ है ना, आपसे पूछा जाए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां हुई, सबसे पहला विद्रोह कहां हुआ था? कहां हुआ था सबसे पहले? कब हुआ था? 28 मई 1857। ध्यान रखना, सेकंड विद्रोह भरतपुर में हुआ है 31 मई 1857 को। तो यहां विद्रोह, हाँ? क्या कह रहे हो? 10 जून थी, 31 मई थी। अच्छा, यहाँ तारीख के अकॉर्डिंग हुआ है, ऐसे कहना चाह रहे हो? 31 मई 1857 जब यहाँ विद्रोह हुआ था तो एक साथ सारे लोग विद्रोह करते हैं। तो कुछ जो वफादार थे अंग्रेजी सत्ता के, उन्होंने मॉरिसन को कहा, साहब मॉरिसन, ये सारे लोग आपको टारगेट करके आ रहे हैं, आप जहां भी हैं अभी सामान पैक करके भागो यहां से, क्योंकि अगर आप दिखोगे तो आपको ये मारेंगे। इसलिए मॉरिसन भाग जाता है, और मॉरिसन यहाँ की जिम्मेदारी जो सौंप कर जाता है, तो भरतपुर का एक व्यक्ति था गुलाब सिंह, उसे सौंप कर जाता है। तो अब आपको यह पढ़ना है कि भरतपुर विद्रोह के दौरान जब पीए भाग गया था, तो पीए अपनी पूरी की पूरी काउंसिल की जिम्मेदारी किसको देकर गया था? गुलाब सिंह को। तो ये आगरा भाग गया था मॉरिसन, ये बच गया था इसलिए।
ये आगरा भाग गया और आगरा में अंग्रेजों के परिवार छिपे हुए थे, डर से छिपे हुए थे, उन्हें अलवर के राजा विनय सिंह ने रिहा करवाया था। भरतपुर काउंसिल की जिम्मेदारी सौंप कर गया, और वो सौंप कर गया था गुलाब सिंह को। शस्त्रागार हो गया, कोषागार हो गया, वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? गुलाब सिंह की। और खुद भाग गया, क्योंकि अंग्रेजों को ही मारते हो, भारतीयों को कभी मारते ही नहीं थे क्रांति में। बन गया। तो भरतपुर का राजा कौन है भाई क्रांति के समय? जसवंत सिंह। पीए कौन है? मॉरिसन। क्रांति कब हुई है? 31 मई 1857। मॉरिसन जान बचाकर कहां भाग गया? आगरा। और जिम्मेदारी किसको दे गया है? गुलाब सिंह को। अब बात कल अपन पढ़ेंगे, एरिनपुरा हो गया है, टोंक हो गया, एरिनपुरा, टोंक और तात्या टोपे, और उसके बाद मैटर क्लोज हो जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। तो शायद कल तो एरिनपुरा में ही टाइम लग जाता है, एरिनपुरा को ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कब पढ़ेंगे? कल।